नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रागैतिहासिक काल की दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रागैतिहासिक काल की हम पहली क्लास पढ़ चुके हैं और उसमें हमने पूरा पाषाण काल के बारे में जाना था। और जिसका समय अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक रहा था। और आज की क्लास में हम मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, यदि मध्य पाषाण काल की समय की बात की जाए तो 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक किसका समय रहा था। मध्य पाषाण काल का समय रहा था 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक। और इसी काल में दोस्तों छोटे छोटे पत्थरों का बहुत बड़ी मात्रा में यानी बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया था। और इन्हीं छोटे छोटे पत्थरों को माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। इसी काल में छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया था। बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया था। यानी इसी काल में छोटे छोटे पत्थरों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया था। और इन्हीं छोटे पत्थरों को किस नाम से जाना जाता है, माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। यानी इन छोटे छोटे पत्थरों को माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। और इसी काल में यानी मध्य पाषाण काल में मनुष्य शिकार करने का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुका था। यानी शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। यानी मनुष्य को यानी मानव को शिकार का पूर्ण ज्ञान किस काल में हुआ था। यानी पूरा पाषाण काल में शिकार का अल्प ज्ञान था, यानी बहुत थोड़ा ज्ञान था। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते मानव को शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। इसी काल में तीर कमान का प्रयोग करने लगे थे। यानी शिकार करने के लिए तीर कमान का प्रयोग ये करने लगे थे। तीर कमान का प्रयोग करने लगे थे। यानी शिकार करने के लिए तीर कमान का प्रयोग करने लगे थे। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, शिकार करने का पूर्ण ज्ञान किस काल में प्राप्त हुआ था और तीर कमान का प्रयोग किस काल में किया गया था। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि मध्य पाषाण काल में तीर कमान का प्रयोग किया गया था। और इसी मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले। यानी इससे साक्ष्य से यानी एविडेंस से पता लगता है कि मध्य पाषाण काल में पशुओं को पाला जाता था। इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं तो ये भी जानेंगे। पशुपालन के साक्ष्य मिले, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कहाँ कहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर पड़ता है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहीं से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बाजोर, राजस्थान में पड़ता है बाजोर। तो यहीं से क्या प्राप्त हुए हैं, इन दोनों साइटों यानी इन दोनों जगह से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इन्हीं एविडेंस यानी साक्ष्यों के द्वारा पता लगाया गया है कि मध्य पाषाण काल में पशुओं को पाला जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि मानव का पहला पालतू पशु कौन था। यानी मानव द्वारा पहला पालतू पशु किसको बनाया गया था तो कुत्ते को मानव के द्वारा पहला पालतू पशु बनाया गया था। यदि पहला पालतू पशु कौन था तो पहला पालतू पशु कुत्ता था। कौन सा था, कुत्ता था, याद रखेंगे। यानी मानव का पहला पालतू पशु कौन था तो कुत्ता मानव का पहला पालतू पशु था। और साथ ही दोस्तों इसी काल में शब्द अपनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शब्द अपनाने की प्रथा
यानी इसी मध्य पाषाण काल में जो है शव दफनाने की जो है प्रथा की शुरुआत हुई थी। यानी जब कोई मर जाता था तो उसको दफनाने की प्रथा किस काल से जो है शुरू हुई थी, तो ये जो है मध्य पाषाण काल में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से जो है प्राप्त हुए इनके बारे में जानेंगे। साक्ष्य यानी एविडेंस जो है कहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। तो यदि साक्ष्यों की बात करते हैं तो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो एक जगह पड़ती है दोस्तों लेखिया। लेखिया ये जो है ये जगह यूपी के मिर्ज़ापुर में पड़ती है और यहाँ से जो है मिर्ज़ापुर से 17 नरकंकाल जो है प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे। यानी लेखिया यूपी के मिर्ज़ापुर में पड़ती है और यहीं से जो है 17 नरकंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। कितने? 17 नरकंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। दूसरी साइट कौन सी थी? महादहा। महादहा से ये भी जो है यूपी में ही पड़ती है। यहाँ से जो है एक युगल समाधि जो है प्राप्त हुई है। यहाँ से जो एक युगल समाधि प्राप्त हुई है। और साइड कौन सी है? दमदमा। दमदमा कहाँ पर पड़ता है? दमदमा भी जो है यूपी में पड़ता है। यहाँ से जो है एक ही कब्र से 3 कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। यानी एक ही कब्र से 3 कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। चौथी जगह कौन सी है? लंगनाज। लंगनाज कहाँ पर पड़ती है? तो लंगनाज जो है गुजरात में पड़ती है लंगनाज। यहाँ से जो है पशुओं की हड्डियाँ जो हैं प्राप्त हुई हैं। किसकी? यानी पशुओं की। पशुओं की हड्डियाँ जो है प्राप्त हुई हैं। कहाँ से हुई हैं पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त? लंगनाज गुजरात से जो है हुई हैं। और इन्हीं साक्ष्यों के द्वारा जो है पता लगाया गया है कि यानी जो शव दफनाने की प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई थी यानी प्रथा की जो शुरुआत हुई थी वह किस काल से मानी जाती है? मध्य पाषाण काल से जो है मानी जाती है। क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो है कुछ साक्ष्य यानी एविडेंस मिले हैं जिनके द्वारा ये पता लगाया गया है कि यानी जो शव दफनाने की प्रथा की जो शुरुआत मानी जाती है मध्य पाषाण काल से जो है मानी जाती है। हम मध्य पाषाण काल के जो है कुछ प्रमुख स्थल जो है जान लेते हैं। प्रमुख स्थल, तो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाता है कुचाई। कुचाई कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान झारखंड में पड़ता है कुचाई। दूसरा है जलहल्ली। तो जलहल्ली कहाँ पर है? वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है जलहल्ली। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो ये प्रमुख स्थल है। कहाँ के प्रमुख स्थल है? मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल है कुचाई और जलहल्ली। अब आता है दोस्तों नव पाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज। तो हमारा मध्य पाषाण काल जो है टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है दोस्तों नव पाषाण काल, जिसका समय जो है 4000 BC से लेकर 2500 BC तक जो है रहा था नव पाषाण काल का समय। यहाँ पर न्यू हेडिंग जो है डालेंगे। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय जो है कब से कब तक रहा था? 4000 BC से लेकर 2500 BC तक जो है समय रहा था। किसका समय रहा था? तो ये समय रहा था नवपाषाण काल का। यानी जो नवपाषाण काल है वह 4000 BC से स्टार्ट होकर जो है 2500 BC तक जो है ये समय रहता है। अब यदि इस समय की बात की जाए यानी इस काल की यदि बात की जाए तो इस काल में जो है मानव यानी मनुष्य जो है बर्तन बनाना जो है सीख चुका था और खाना बनाने पकाने या सभी चीज़ के लिए जो है किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए जो है बर्तनों का प्रयोग जो है करने लग गया था। बर्तन बनाना जो है सीख चुका था। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बर्तन बनाना सीखा यानी बर्तन बनाना जो है सीख चुका था। और इसके साक्ष्यों की यदि बात करते हैं तो यूपी के प्रयागराज से जो है इसके साक्ष्य जो है मिलते हैं। प्रयागराज यूपी से जो है बर्तन बनाने के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि नवपाषाण काल में जो है बर्तन बनाना मनुष्य सीख चुका था, याद रखेंगे। अब आते हैं और यहीं इसी काल में जो है कृषि के साक्ष्य भी जो है प्राप्त हुए। यानी कृषि के साक्ष्य किस काल में प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं किस काल में? नवपाषाण काल में। कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के साक्ष्य की यदि बात करते हैं तो मेहरगढ़, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में ये जगह पड़ती है मेहरगढ़। कहाँ पर? वर्तमान पाकिस्तान में। यहीं से जो है सबसे पहले कृषि के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे।
जो कि ये मेहरगढ़ जो है बेलन नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखेंगे। यानी बेलन नदी के तट पर था मेहरगढ़। यहीं से जो है सबसे पहले कृषि के साक्ष्य जो है प्राप्त किए गए हैं। और मेहरगढ़ को जो है सबसे पुरानी कृषि बस्ती भी जो है माना जाता है। सबसे पुरानी कृषि बस्ती जो है माना जाता है, यानी मेहरगढ़ को जो है दोस्तों सबसे पुरानी कृषि बस्ती जो है माना जाता है। और यदि बात की जाए सबसे पहली फसल की, यानी पहली फसल कौन सी थी, तो पहली फसल के साक्ष्य मिले, यानी पहली फसल जो थी वह जौ थी, याद रखेंगे। जौ कौन सी फसल थी पहली फसल, तो जौ जो है पहली फसल थी इनकी। और इसी काल में जो है दोस्तों पहिए का आविष्कार हुआ। आपने सुना होगा कि पहिए का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि नव पाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार जो है किया गया था। पहिए का आविष्कार हुआ। इसी काल में जो है पूजा के साक्ष्य मिले हैं, पूजा के साक्ष्य। तो इस काल में भी जो है दोस्तों लोग जो है पूजा करते थे, लेकिन मंदिरों के अभी तक जो है साक्ष्य जो है नहीं मिले हैं। लेकिन ये जमीन की, पेड़ों की, सांपों की, इन सभी की जो है पूजा करते थे। प्रमुख स्थल, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल, तो नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। सबसे पहला आता है संगन कल्लू। संगन कल्लू, तो संगन कल्लू कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है संगन कल्लू। यहाँ से जो है दोस्तों लाख का टीला जो है प्राप्त हुआ था। लाख का टीला जो है कहाँ मिला था, तो ये संगन कल्लू से मिला था, जो कि कर्नाटक में है। सोन घाटी, सोन घाटी कहाँ पर पड़ती है, सोन घाटी जो है मध्य प्रदेश में जो है पड़ती है। बेलन घाटी कहाँ पर पड़ती है, बेलन घाटी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ती है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। और चौथा आ जाता है सिंहभूम। सिंहभूम का तो आप सभी को पता होगा कहाँ पर पड़ता है, झारखंड में पड़ता है सिंहभूम, याद रखेंगे। यानी सिंहभूम कहाँ पर पड़ता है, झारखंड में पड़ता है सिंहभूम। अब आते हैं दोस्तों ताम्रपाषाण काल संस्कृति, जिस काल में जो है तांबे का जो है खोज किया गया था। किस काल में, ताम्रपाषाण काल में जो है तांबे की खोज जो है की गई थी। न्यू हेडिंग डालेंगे, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, इस काल में जो है दोस्तों तांबे की खोज जो है की गई थी। यानी तांबे की खोज किस काल में हुई थी, तो तांबे की जो खोज हुई थी वह ताम्रपाषाण काल में जो है हुई थी। किस काल में, ताम्रपाषाण काल में। और सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जो है प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी, तो वह जो है तांबा थी। मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु, मनुष्य के द्वारा जो है यानी मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, तो पहली धातु थी दोस्तों तांबा, यानी कॉपर जो है मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो है प्रयोग की गई थी। कौन सी धातु, तांबा। और तांबे के बाद कांसा, कांसे के बाद लोहा, जो कि उत्तर वैदिक काल में जो है प्रयोग हुआ। और ये जो है कहाँ पर पाया गया था, तो ये उत्तर प्रदेश के एटा में कतरंजी खेड़ा पड़ता है, यहाँ से जो है लोहे के साक्ष्य जो है प्राप्त किए गए थे। सबसे पहले जो है मानव ने तांबे का प्रयोग किया था, इसके बाद कांसे का प्रयोग किया था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कांसे का प्रयोग जो है होगा। और कांसा जो है एक मिश्र धातु है। कौन सी, मिश्र धातु है। ये किन दो के मिलने से बनती है, तो तांबा और टीन, इन दोनों के मिलाने पर जो है क्या बनता है, तो कांसा जो है बनता है। लोहा, लोहा जो है उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग होगा। लोहा, लोहा कब यूज होगा दोस्तों, लोहा जो है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का जो है प्रयोग होगा। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यदि साक्ष्यों की बात की जाए
तो यूपी के अतरंजी खेड़ा, यूपी के अतरंजी खेड़ा से जो है किसके साक्ष्य मिले हैं, लोहा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यूपी के अतरंजी खेड़ा से जो है मिले हैं। अब ताम्र पाषाण काल संस्कृतियाँ, यानी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में जानेंगे। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ, सबसे पहले यदि बात करते हैं तो कौन सी संस्कृति आती है, बनास संस्कृति। कौन सी, बनास संस्कृति। कहाँ पर है ये संस्कृति, तो ये संस्कृति जो है राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान में। इस संस्कृति को जो है ताम्रवती भी जो है कहते हैं, क्या, ताम्रवती। अब इसको ताम्रवती जो है क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है तांबे का बड़े पैमाने पर जो है प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। यानी ताम्रवती से जो है बड़े पैमाने पर जो है तांबा जो है प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको ताम्रवती जो है कहते हैं, बड़े पैमाने पर तांबा प्राप्त हुआ। यानी जो बनास संस्कृति है इसको जो है ताम्रवती जो है कहते हैं। अब बनास संस्कृति को जो है ताम्रवती क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है बड़े पैमाने पर जो है तांबा प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसको जो है ताम्रवती जो है कहा गया है। यदि दूसरी संस्कृति की बात की जाए तो कौन सी है, कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति कहाँ पर पड़ती है, कायथा संस्कृति, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। कायथा संस्कृति कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। तीसरी आती है दोस्तों मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति कहाँ पर पड़ती है, तो ये जो है मध्य प्रदेश के नाबदा टोली में पड़ती है। कहाँ पर, एमपी के नाबदा टोली में पड़ती है। कौन सी संस्कृति, मालवा संस्कृति। जोरवे संस्कृति कहाँ पर स्थित है, जोरवे संस्कृति। यदि जोरवे संस्कृति की बात की जाए तो जोरवे संस्कृति जो है कहाँ पर पड़ती है, महाराष्ट्र के इनाम गांव और सोने गांव में पाई गई है जोरवे संस्कृति। इनाम गांव और सोने गांव में जो है पाई गई है जोरवे संस्कृति। अब इन्हीं सभी संस्कृतियों की यदि बात की जाए तो इन संस्कृतियों से जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है तांबा प्राप्त किया गया है, इसीलिए जो इनको ताम्रपाषाण कालीन जो है संस्कृतियाँ कहा जाता है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो ताम्रपाषाण कालीन ये संस्कृतियाँ हैं ये शहरी थी या ग्रामीण थी, तो ये सभी संस्कृतियाँ जो हैं कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, याद रखेंगे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। यानी ये जितनी भी संस्कृतियाँ हैं बनास, मालवा, कायथा और जोरबे, ये सभी कैसी संस्कृतियाँ थीं, तो ये जो हैं सभी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। तो दोस्तों ये जो है हमारा नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का जो है टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हमारा न्यू टॉपिक जो है शुरू होता है। कौन सा न्यू टॉपिक आएगा, अब इस सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक जो है हमारा स्टार्ट होता है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जो है जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो ये कब से कब तक थी, तो 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो है रहा था। कब से कब तक, तो ये रहा था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो है रहा था। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह किस काल के अंदर आती है, तो आद्यतिक काल के अंदर जो है आती है। जिस प्रकार दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में जो है नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल ये तीनों आते हैं, तो उसी प्रकार जो है आद्य ऐतिहासिक काल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये दोनों सभ्यताएं किस काल में आती हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर जो है
आती हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता एक जो है शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक नगरीय सभ्यता यानी एक शहरी सभ्यता है। अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता को जो है किन किन अन्य नामों से भी जो है जाना जाता है? तो सबसे पहला आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, और सरस्वती सभ्यता। तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नाम हैं। इन नामों से भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और सरस्वती सभ्यता। अब 1826 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था? तो 1826 में जो है चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता को जो है खोजा गया था। 1826 में पहली बार चार्ल्स मेसन के द्वारा खोजा गया। यानी 1826 में जो है सबसे पहले यानी पहली बार जो है चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है खोजा गया था। और इसके 30 साल बाद यानी 1856 में जो है कनिंघम ने जो है इसका सर्वेक्षण जो है किया था। यानी 1856 में पहली बार कनिंघम के द्वारा सर्वेक्षण किया गया। यानी इसका जो है सर्वेक्षण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1856 में कनिंघम के द्वारा जो है पहली बार इसका यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सर्वेक्षण किया गया था 1856 में। अब यदि कनिंघम की बात करते हैं तो दोस्तों कनिंघम से जो है कई सारे प्रश्न जो है बनते हैं यहाँ से। कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो है जनक कहा जाता है। यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है जनक भी कहा जाता है। और पहला डायरेक्टर जनरल भी जो है कौन था? कनिंघम था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। यानी कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो है जनक जो है कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये विभाग होता है यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस विभाग का काम क्या होता है? तो दोस्तों जो ये विभाग है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस विभाग का काम होता है यानी इस विभाग के लोगों का काम होता है नए नए चीज़ों की खोज करना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो ये जितने भी स्थल जो है खोजे गए हैं ये इन्हीं विभाग के लोगों के द्वारा जो है खोजे गए हैं। यानी इनका काम होता है नई से नई चीज़ों की यानी खोज करना। और इसका प्रथम महानिदेशक की यदि बात करते हैं तो ये कौन था? ये भी जो है कौन था? ये भी तो कनिंघम जो है प्रथम महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल जो है बना था प्रथम। तो ये भी जो है कनिंघम जो है बना था। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है डायरेक्टर जनरल कौन है? ये एसआई के यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो वर्तमान में यदुवीर सिंह रावत। कौन? यदुवीर सिंह रावत। यदुवीर सिंह रावत जो है वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो हैं वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं, याद रखेंगे। अब एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की यदि बात की जाए तो स्थापना कब की गई थी? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर की यदि बात की जाए तो कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह
सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।